ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अपर जीआईटी, जिसमें सबसे पहले एसोफेगस है। एसोफेगस के एनाटॉमी में आपने याद रखना है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सर्वाइकल पार्ट है, थोरैक्स पार्ट है और एब्डोमिनल पार्ट है। जो सर्वाइकल पार्ट है, दैट इज मतलब नेक के अंदर जो पार्ट है, वो थोरेसिक पार्ट थोरैक्स में आ जाएगा। ठीक है। और जो डायफ्राम से नीचे क्रॉस कर जाता है, जो थोड़ा सा पार्ट होता है 8 to 10 सेंटीमीटर का, वो एब्डोमिनल पार्ट आएगा। तो अगर कोई भी डिजीज़ होगी, उसमें सिम्टम्स जो है वो उसी लिहाज से आएंगे जिस पार्ट ऑफ एसोफेगस में वो डिजीज़ है। अगर परफोरेशन होती है सर्वाइकल पार्ट की, तो और सिम्टम्स आएंगे, सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा या इस तरह की कोई सिम्टम्स आएंगी उसको। थॉरैक्स में होती है परफोरेशन, तो उसी तरह मीडियास्टेनल वाइडनिंग होना शुरू हो जाएगी और एक्सरे के ऊपर मीडियास्टेनम के अंदर एयर नज़र आएगी। और अगर डायफ्राम से नीचे जो पार्ट उसका एब्डोमिनल है, उसकी कोई परफोरेशन होती है, तो फिर वो उसी तरह प्रेजेंट करेगी जैसे हमने बाकी सारी इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डीयू परफोरेशन या स्टमक की पेप्टिक अल्सर परफोरेशन हमने उस दिन डिस्कस की थी, वो उसी तरह उसकी पेरिटोनाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा और वही सारी इन्वेस्टिगेशन उसकी होंगी। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। बाकी इसका एक्सटेंट है कि स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो दैट इज़ के एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रे से स्टार्ट होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज से नीचे नीचे, और जाके एंड होता है जहाँ पे ये स्टमक के साथ डायफ्राम के नीचे कनेक्ट करता है विद द कार्डिया ऑफ द स्टमक। ठीक है। तो अब एनाटॉमिकली इसमें 2 स्फिंक्टर हैं। एक अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, दैट इज एनाटॉमिक स्फिंक्टर। प्रॉपरली वहाँ पे स्मूथ मसल्स जो है वो एज अ स्फिंक्टर एक्ट कर रहे हुए हैं। ठीक है। वो क्रिकोफरेंजियस उसको कहते हैं। ठीक है। क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ अटैचमेंट है, फेरिंक्स के साथ अटैचमेंट है, क्रिकोफरेंजियस मसल है। इसको फेरिंक्स और जो एसोफेगस का जंक्शन है वहाँ के ऊपर ये एनाटॉमिकली फिजिकली प्रेजेंट है ये स्फिंक्टर। जबकि दूसरा जो हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो एनाटॉमिक स्फिंक्टर नहीं है, जस्ट एक हाई प्रेशर एरिया है। जो स्मूथ मसल्स हैं, जो पेरिस्टालसिस होता है वहाँ पे, वो हाई प्रेशर पेरिस्टालसिस होता है, वो एरिया है वहाँ पे। और वो किधर है, जो लोअर एंड है उसके ऊपर एक 3 to 6 सेंटीमीटर का एरिया है जस्ट, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और उसके अंदर 15 to 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है, इतना प्रेशर होता है वहाँ पे नॉर्मली। अगर वो प्रेशर कम हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये लूज है, और अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि हाइपरटोनिक है। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर हाइपरटोनिक लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, या फिर हम उसको कहेंगे कि उसमें अगर कम हो जाती है उसका प्रेशर वहां पे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो, दोनों के अपने प्रॉब्लम्स होंगे। अगर तो उसका प्रेशर इंक्रीज है तो क्या प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली स्फिंक्टर क्या करेगा, बंद। जो चीज़ फंक्शन क्या है एसोफेगस का, जो भी फूड है उसको फेरिंक्स से लेके स्टमक तक लेकर जाना है। ठीक है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे, डिस्फेजिया हो जाएगा। और अगर वो लूज है तो क्या मसला होगा कि जो स्टमक के कंटेंट हैं वो प्रॉक्सिमली जो है एसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो दोनों के अपने प्रॉब्लम है। अच्छा, इसी तरह ब्लड सप्लाई क्या है अपर पार्ट में, जो हमने पढ़ा था सर्वाइकल पार्ट, उसमें ऑब्वियसली थायराइड, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, हाइपोटोनिक भी कह सकते हैं आप, उसमें कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है उसका। ठीक है। जस्ट डिजीजेस के नेम जो रखे हुए हैं वही वही चलाएंगे, अब हम खुद तो नहीं रख सकते ना। हाइपोटोनिसिटी की वजह से जर्ड हो रहा होता है, लेकिन और वजह भी हो सकती हैं, हो सकता है वो, अभी हम आगे जाके देखेंगे उसमें। अच्छा, सर्वाइकल में इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, थोरेसिक पार्ट को एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं। और जो पार्ट जो है उससे नीचे आ गया, स्टमक के पास जो पार्ट है, उसको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है, एंड डायफ्राम के नीचे जो है वो इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो ये आपने याद रखना है। अब वीनस सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वीनस सप्लाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप लोग मुझे बताओगे क्यों इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो वो उसकी तो ना जो वो जो सिस्टम कार्सिनोमा होता है वो वीनस ब्लड से ज्यादा होता है इसका। और पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स बन जाते हैं तो वेरिसेस भी बन जाती हैं। ठीक है। पोर्टो सिस्टेमिक शंटिंग की वजह से जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और पोर्टल सर्कुलेशन है, उनका वन ऑफ द कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे है। जो सिस्टेमिक है उसकी हेमी एज़ेक्टस वेन, और जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी
यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं। और कौन सी दो लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हमारे पास फोटो सिस्टेमिक शंटिंग हो रही होती है? लेट इन कर दो अगर कोई वेटिंग रूम में। पैराम्बलाइकल वेन्स, ठीक है, तो पैराम्बलाइकल कैपेट मेड्यूस आपने पढ़ा होगा, सीएलडी के अंदर हो जाता है। उसके अलावा जो हेमराइड्स बनते हैं, उस दिन हमने हेमराइड्स डिस्कस किया था, वो भी सीएलडी की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। हेमराइड्स जो एनल कैनाल है उसकी जो ब्लड सप्लाई है, वीनस सप्लाई है, वहाँ पे भी पोर्टल सिस्टेमिक शंटिंग हो रही होती है। ठीक है, तो ये तीन जगह ये आपने याद रखनी है, आपके काम आएंगी। अच्छा, अब हम अभी जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एनाटमी का काम है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका, अगर प्रेशर जो है वो कम हो गया है, उसकी वजह से आपका स्टमक कंटेंट जो है वो उसमें आएगा, एसोफेगस में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करेंगे, स्टमक के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वो भी जो है वो जर्ड कॉज करवाएंगे। बाकी डाइटरी हैबिट्स जो हैं, अगर स्पाइसी फूड है, ऑब्वियसली फैटी फूड है, बेड टाइम से पहले फूड जस्ट लेके जो है वो लेट गए हैं, इस तरह के अगर मसले हैं तो उसमें भी जर्डी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हमारे पास स्मोकर है उसके अंदर ज़्यादा होंगे। तो कुछ जो है वो एनाटमी के मसले हैं, कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एनाटमी में क्या है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसका प्रेशर जो है वो कम होता है। ठीक है, बाकी इसमें डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, फैट, अल्कोहल, लार्ज मील, स्पाइसी डाइट, स्मोकर्स, ये सारे प्रॉब्लम जो हैं इनके अंदर गैस्ट्रोइसोफेजियल डिजीज हो सकती, रिफ्लक्स डिजीज जो है वो हो सकती है। इसके अलावा एक है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में क्या प्रॉब्लम होता है, जो डायफ्राम होता है, जो स्टमक का कार्डिया होता है ना, वो डायफ्राम से ऊपर आ जाता है। उसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखने के लिए बात है कि कार्डियो ऊपर आ जाएगा। तो अगर कार्डियो ऊपर आ जाएगा तो जो वो प्रेशर इफेक्ट बन रहा था लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का, वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो स्टमक के अंदर से कंटेंट जो है वो डायरेक्टली एसोफेगस के अंदर आ रहे होंगे, उसकी वजह से रिफ्लक्स हो जाएगा। तो टिपिकली क्या सिम्टम्स होंगे, ऑब्वियसली टिपिकल सिम्टम्स हुए होंगे हर एक को, जो है वो कभी ना कभी हार्ट बर्न हुआ होगा। ठीक है, जो टेस्ट है माउथ का वो ख़राब होगा, बैड ब्रेथ हो सकती है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और एटिपिकल सिम्टम्स कौन से हैं, एटिपिकल सिम्टम्स हैं कि जो ट्रैकिया है या लेरिंग्स है उसको इरिटेट करना शुरू कर देंगे ही कंटेंट, तो उसकी वजह से कफ होगी, एस्थमेटिक हो, एस्थमा हो सकता है, और लेरिंजाइटिस हो सकता है, बार बार सोर थ्रोट हो सकता है। ठीक है, तो अगर फेरिंजाइटिस हो रहा है किसी पेशेंट को बार बार, तो उसमें भी हम कंसीडर करेंगे कि इसकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं ये, और पीपीआई उसको जो हम दे सकते हैं। खैर, डायग्नोसिस कैसे करना है, एम्पिरिकली थेरेपी, आप जस्ट साइन एंड सिम्टम्स देख के जो है वो डायग्नोसिस को कर सकते हो, अनलेस कोई अलार्म फीचर्स ना हो, कोई डेंजरस फीचर्स उसके अंदर ना हो। अलार्म फीचर्स कौन कौन से हैं, डिस्फेजिया ना हो उसको। ठीक है, जर्ड में डिस्फेजिया होने का तो कोई काम नहीं है ना, आपका जो है, जैसे मैंने बताया कि अगर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसका प्रेशर कम है तो डिस्फेजिया तो नहीं होना चाहिए। अगर डिस्फेजिया हो रहा है, इट मीन्स कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, या ओडाइनोफेजिया हो रहा है, पेनफुल स्वॉलिंग है। डिस्फेजिया होता है डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, और डायनोफेजिया होता है पेन ऑन स्वॉलिंग। इनमें से कोई भी फीचर हो रहा है, इट मीन्स कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है जर्ड की वजह से। ठीक है, वेट लॉस नहीं होता इसके अंदर, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया नहीं होता, ये सारे अगर फीचर्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, यू शुड डू एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करेंगे एंड बायोप्सी करेंगे, अगर एंडोस्कोपी पे आपको कोई लीजन नज़र आ रही है। ठीक है, और ये हो सकता है एक इन्वेस्टिगेशन। उसके अलावा पीएच मॉनिटरिंग हो सकती है। पीएच मॉनिटरिंग अब डिफरेंट तरीके से होती है, 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग भी होती है, उसमें आपको पता लग जाता है कि किस टाइम ऑफ द डे पे जो है वो कितनी पीएच है, कितना एसिड सक्रीट हो रहा है, और कितना रिफ्लक्स हो रहा है। लोअर एंड ऑफ एसोफेगस में जाके एक प्रोब जो है वो रख दिया जाता है, वो प्रोब जो है वो 24 आवर्ली जो है मॉनिटर करता रहता है वो। ठीक है, उसके डिफरेंट तरीके हैं, जस्ट आपने नेम्स कर लेने हैं उनके। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है,
इम्पीडेंस पीएच मॉनिटरिंग, तो वो ये वही है, ये 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। बाकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बेरियम मील जिस तरह बताया था, बेरियम मील जो है वो सिर्फ आपने तब तब काम आएगा आपके कि अगर कोई अनेटमिकल प्रॉब्लम है अंदर, ठीक है, कोई हाइटल हर्निया है, कोई स्ट्रिक्चर है, कोई अल्सरेशन हो गई है लोअर एसोफेगस की, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो वो जो है इस पे नज़र आएगी। अदरवाइज जर्ड के अपने डायग्नोसिस में इसका कोई काम नहीं है। ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अभी क्या था, ओबेसिटी की वजह से हो रहा था तो वेट रिडक्शन करेंगे, स्मोकिंग की वजह से हो रहा था, अल्कोहल की वजह से हो रहा था, स्पाइसी फूड की वजह से हो रहा था, बेड टाइम से जस्ट पहले जो है वो खाने पीने की वजह से हो रहा था, कैफीन लेने की वजह से, कोला ड्रिंक्स की वजह से हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो जाएगी। फार्माकोलॉजिकल मेजर्स आपको पता है, 8 वीक्स कोर्स ऑफ पीपीआईज करना है। पीपीआई में ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ठीक है, ये सारे जो है पेंटोप्राजोल, ये सारे जो है पीपीआईज हैं, और इनका 8 वीक्स का कोर्स किया जा सकता है। अब वो डिपेंड करेगा पेशेंट के सिम्टम्स कितने हैं, वो वंस डेली भी दिया जा सकता है और ट्वाइस डेली भी दिया जा सकता है, ठीक है। वंस डेली में क्या कहते हैं आप, कि सुबह के नाश्ते से 10-15 मिनट पहले जो है कैप्सूल जो है वो लेना है। वंस डेली में यही है, और मील टाइम से पहले लेना होता है, क्योंकि पीपीआई का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करते हैं, तो ये खाने से पहले लेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। अगर पीपीआई से नहीं हो रहा कंट्रोल, तो साथ H2 ब्लॉकर्स भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट बाकी इसमें जो होता है हमारे पास सुक्राल फेट होता है, दैट इज़ क्या कहेंगे उसको, एंटासिड होता है, वो उनका कोई ऐसा जो है वो रोल नहीं है जर्ड के अंदर, ठीक है। अल्सर्स वगैरह के अंदर वो हम आगे देखेंगे, हो सकता है उसमें, इसमें नहीं है। प्रेग्नेंट पेशेंट्स में पीपीआई सेफ हैं, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। अ, तो सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड हमने किया फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो अच्छा, अब अगर एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे बताया था क्रोनिक कफ हो जाती है, फ्रेंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, ठीक है, एस्मा हो सकता है, ये सारे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आपने पीपीआई का ट्रायल देना है, और पीएच मॉनिटरिंग करवानी है, जिस तरह अभी बताया था पीएच मॉनिटरिंग होती है, और साथ कंसल्टेशन लेनी है विद जो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट कह लो, या जिन जो बाकी सारी चीज़ों को कर रहा है, एलर्जी स्पेशलिस्ट है एस्मा को करेगा, या पल्मोनोलॉजिस्ट है जो लंग्स की डिजीज़ को, क्या उसको कोई लंग्स की डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि एटिपिकल सिम्टम्स में टिपिकल सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हार्ट बर्न वगैरह के, इन चीज़ों के, वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। तो उन फील्ड्स से जो है बात करना जो है, कोऑर्डिनेट करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। पीपीआई से ट्रीट नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है, एंडोस्कोपी करके देखेंगे कि क्यों नहीं ट्रीट हो रहा, जर्ड के अलावा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट करेंगे ईएनटी से, पल्मोनोलॉजी से, एलर्जी क्लिनिक से, और पीएच मॉनिटरिंग करके देखेंगे, और सर्जरी को एज ऑप्शन देखेंगे। फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट से यूजुअली ठीक हो जाता है तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्जरी कब करनी है? मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक ना हो रहा हो, मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट्स चॉइस, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट वो लेना ना चाहता हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर वो नहीं लेना चाहता लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मेडिकेशन, सर्जरी करवाना चाहता है, तो आप सर्जरी उसकी करनी पड़ेगी। कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं, आगे आगे हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे क्या क्या डेवलप हो सकती हैं, वो आपको याद करनी है। एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहे पीपीआईज के साथ, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ कंट्रोल नहीं हो रहे, तो फिर आपने करना। ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, लोअर इसोफेगस जो है वहाँ के ऊपर प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टमक कंटेंट है वो इसोफेगस के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टमक का जो अ, है ना फंडस है, उसको हम प्लाइकेट कर देंगे। प्लाइकेट करने का क्या मीनिंग है, उसको हम अराउंड द ऊपर ले जाके अराउंड द एसोफेगस, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, हम उसको सुचरिंग कर देंगे, ठीक है।
अब इसको आप डायग्राम देखो तो आप इमेजिन कर सकते हो इसको। हमने फंडस को अराउंड द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस प्लाइकेट करना है, सुचर करना है, ऑल अराउंड कर देना है, ठीक है। उसको करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, या तो हम टोटल 360 डिग्री ऑल अराउंड कर दें उसको प्लाइकेट, या हम थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ दें। अगर हम 360 डिग्री सर्कल बना देंगे फंडस का अराउंड द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, तो हम उसको कहते हैं, नाम उसका रखा हुआ है नाइसेंस फंडोप्लाइकेशन, विच इज अ टेक्निक ऑफ टोटल फंडोप्लाइकेशन। टोटल मीन्स एक पूरा सर्कल बन रहा है 360 डिग्री का अराउंड द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। अगर हम यही पार्शियल करते हैं 270 डिग्री या 180 डिग्री, हाफ सर्कल बनाते हैं या 1/3 सर्कल बनाते हैं, तो वो पार्शियल फंडोप्लाइकेशन होगी। और उसकी टेक्निक्स हमारे पास डॉक्टर वॉटसन और अ, वो है टूपेट्स फंडोप्लाइकेशन है, ठीक है। एंड वो टोपेट्स जो होती है वो एंटीरियरली पोस्टीरियरली बन रहा होता है सर्कल 270 डिग्री का, और जो डॉक्टर वॉटसन होती है उसमें एंटीरियरली बन रहा होता है 270 डिग्री का पार्शियल। तो ये दो हैं, जस्ट उनके नेम करने हैं, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि फंडोप्लाइकेशन कैसे होती है। और ये प्रोसीजर्स आप लेप्रोस्कोपी के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही जैसे मैंने बताया था, जब भी आप सर्जरी लिखेंगे तो उसमें दो वो करेंगे, ऑप्शंस लिखेंगे, ओपन सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। देन लेप्रोस्कोपिक में जो जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है वो लेप्रोस्कोपी में लिखते हैं। क्या हो सकती है, या सकता है स्ट्रक्चर में से फाइब्रस बैंड बन गया वहाँ पे, वही पेरिस्टालसिस को इम्पीड करेगा। पेरिस्टालसिस ना होने की वजह से डिस्फेजिया के सिम्टम्स हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसोफेजियल शॉर्टनिंग हो जाएगी, ये भी मोर और लेस फाइब्रोसिस की वजह से होती है। अगर किसी जगह पे अल्सरेशन होगी, इन्फ्लेमेशन हुई है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया, फिर फाइब्रोसिस हो गया और बहुत ज़्यादा जगह पे, तो वो शॉर्ट हो जाएगी जगह, ठीक है। उसमें नॉर्मल से कम लेंथ हो जाएगी उसकी। तो उस लेंथ कम होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, और पेरिस्टालसिस भी नहीं होगा उस एरिया में जिस एरिया में फाइब्रोसिस हुआ हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं कि उस एरिया को निकाल के उसकी जगह आप फंडस ऑफ स्टमक से एक, कह लो कि ट्रांसप्लांट टाइप, मतलब उधर से जो है वो निकाल के फंडस ऑफ स्टमक जो है वो बीच में लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं उसको, ये कह लो। शेडर्स की रिंग है, ये लोअर एसोफेगस में एक रिंग बन जाती है, मोर और लेस स्ट्रक्चर की तरह की है, ये बस रिंग बन जाती है, ठीक है। और स्पेसिफिक क्यों है ये, क्योंकि इसकी लोकेशन स्पेसिफिक है, स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन पे बनती है, इसलिए इसका नाम स्ट्रास की रिंग है, मतलब नाम दिया उन्होंने इसको। बैरेट्स एसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरेट्स एसोफेगस, एक तो पहली चीज़ याद रखनी है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। किसी भी टाइम पे ये डिस्प्लेजिया हो सकता है इसके अंदर, और ये कौन सा कार्सिनोमा हो सकता है इसमें, एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है। लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस पे एडिनो कार्सिनोमा होता है, उसमें यही जड और ये स्मोकर्स और ये सारे जो है ना उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। और अपर एंड पे जो है वो यूजुअली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, और उसमें भी स्मोकर, अल्कोहल, ये चीज़ें होती हैं। तो ये टेस्ट की जाती हैं आपकी ये चीज़ें एग्जाम्स में। खैर बैरेट एसोफेगस में क्या होता है, जो नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम है दैट इज, उसमें मेटाप्लेजिया हो के वो कोलमनर एपिथेलियम बन जाती है। तो ड्यू टू रिपीटेड इंसल्ट क्या होती है, वही जो नीचे से सारा एसिड आ रहा है वो बार बार डैमेज कर रहा है, उसकी वजह से मेटाप्लेजिया हो जाता है। ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, इसके अंदर क्या कहेंगे उसको, इसके साथ साथ बैरेट्स इसोफेगस हुआ हुआ है तो आप बायोप्सी करेंगे इसकी, जब भी एंडोस्कोपी करेंगे, क्योंकि इसमें पैरेलल ही जो है वो डिस्प्लेजिया भी प्रेजेंट हो सकता है। और डिस्प्लेजिया क्या होता है, ये आपको पता है कि डिस्प्लेजिया जो सेल की अपनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो न्यूप्लास्टिक चेंजेस उनके अंदर आ रही होती हैं, ठीक है, उनके न्यूक्लियर चेंजेस आ रही होती हैं, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आ रही होती हैं, वो सारा आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा। तो जब आप करेंगे तो बायोप्सी, अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो आप 3 साल बाद दोबारा बायोप्सी करेंगे एंडोस्कोपी करके। एंडोस्कोपी विद बायोप्सी है ये, स्कोप डाल के आप बायोप्सी कर रहे हैं। अगर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया मिल गया तो आप फिर क्या करेंगे, हर साल उसकी एंडोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे। और अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया मिल गया तो फिर एंडोस्कोपिक रिजेक्शन कर देंगे। एंडोस्कोपिक रिजेक्शन, जिस पार्ट के अंदर एबनॉर्मेलिटी है उस सारे को काट देंगे, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। और अल्टरनेटिव एसोफेजेक्टमी, कि पूरा एसोफेगस ही निकाल दिया जाए। लेकिन अब टेक्निक्स जो है वो कम से कम
मिनिमली इन्वेजिव पे आती जा रही हैं, कम से कम डैमेज हो टिश्यूज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसकी तरफ जा रही है सर्जरीज। खैर अगर कार्सिनोमा ही मिल जाता फिर तो एस्ट्रोफिजेक्टमी करनी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे कि कार्सिनोमा के अंदर जो है वो किन तीन टेक्निक से एसोफेजेक्टमी की जाती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बैरेट एसोफेगस आर बैरेट अल्सर, स्ट्रक्चर एंड मेलिग्नेंसी। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं, जर्ड की कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जर्ड की ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट सिंपल है बिल्कुल, फंडोप्लाइकेशन करनी है, फंडस को अराउंड द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस लेकर आना है आपने, और वो आप दो तरीके से ला सकते हो, या तो टोटल फंडोप्लाइकेशन कर दो, या जिसमें 360 डिग्री टर्न अराउंड हो जाता है फंडस का अराउंड द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस, उसमें नाइसेंस फंडोप्लाइकेशन है, या फिर आप पार्शियल फंडोप्लाइकेशन करो। उसमें जो है 270 डिग्री जो है एंटीरियरली या पोस्टीरियरली किया जाता है। एंटीरियरली कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक है, डॉक्टर वॉटसन, और अगर पोस्टीरियरली कर रहे हैं 270 डिग्री तो दैट इज टूपेट्स टेक्निक, और उसमें लेप्रोस्कोपी के लिए भी ये पार्शियल फंडोप्लाइकेशन परफॉर्म की जा सकती है। उसकी इंडिकेशन आपने याद रखनी है, हर बंदे की सर्जरी नहीं करनी जड़ की, पहले उसको मेडिकल ट्रायल देना है, ठीक है, पीपीआई का 8 वीक्स तक, और लाइफस्टाइल चेंजेस करवानी है, उससे ठीक नहीं हो रहा, या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, या डिस्प्लेजिया मिल गया है, या जो है पेशेंट की अपनी चॉइस है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता लॉन्ग टाइम के लिए, तो फिर आप सिर्फ करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं, स्ट्रेस की रिंग बन सकती है, इसोफेजियल शॉर्टनिंग हो सकती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैरेट्स एसोफेगस बन सकता है विच इज़ अ प्री मैग्नेंट कंडीशन। और अगर उसमें डिस्प्लेजिया है तो देखेंगे कि किस टाइप का है। कोई डिस्प्लेजिया नहीं है तो आपने 3 साल बाद दोबारा एंडोस्कोपिक बायोप्सी करनी है, अगर डिस्प्लेजिया लो ग्रेड है तो आपने हर साल करनी है, अगर हाई ग्रेड है तो एंडोस्कोपिक रिजेक्शन करनी है, और अगर कोई मेलिग्नेंसी के साइन मिल गए हैं आपको, एडिनोकार्सिनोमा के मिल गए हैं, तो एसोफेजेक्टमी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइएटल हर्निया। हाइएटल हर्निया क्या होगा, जो डायफ्रेगमेटिक हाइएटस है जिसके अंदर से एसोफेगस गुजर के नीचे जा रहा है, उस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है। हर्निया हमने पढ़ा था कि किसी भी कैविटी का कंटेंट जो है वो दूसरी कैविटी में एक्सटर्नली प्रोट्रूड करना शुरू हो जाए तो उसको हम हर्निया कहते हैं। तो अगर एब्डोमिनल कंटेंट थोरैक्स के अंदर प्रोट्रूड कर रहे हैं तो थ्रू द डायफ्रेगमेटिक हाइएटस, तो उसमें डायफ्रेगमेटिक हर्निया हो जाएगा या हाइटल हर्निया हो जाएगा। तो वो 4 टाइप्स का हो सकता है। अगर सिर्फ लोअर एंड ऑफ एसोफेगस ऊपर आ गया, जो एब्डोमिनल पार्ट था एसोफेगस का वो एब्डोमिनल नहीं रहा, वो थोरेसिक पार्ट की तरफ आ गया, तो वो स्लाइडिंग हर्निया, स्लाइड कर गया ऊपर, ठीक है, खींच लिया ऊपर से, इस तरह समझ लो स्लाइड हो गया वो अंदर। अगर ये हुआ है सिर्फ तो दैट इज स्लाइडिंग हर्निया, और अगर साथ अगर स्टमक का पार्ट भी हर्निएट करना शुरू हो गया तो वो स्टमक का पार्ट भी कर रहा है और ये एसोफेगस भी ऊपर आ गया, तो ये आपके पास पैराइसोफेजियल या रोलिंग हर्निया आ जाएगा, ठीक है। दो चीजें आपके पास आ गई। 3 में मिक्स्ड होता है, एसोफेगस भी ऊपर आया हुआ होता है और वो भी आया हुआ होता है। जो पैराइसोफेजियल हर्निया इसके अंदर एसोफेगस का जो मतलब एसोफेगस और तो ये स्टमक का होता जो है कि जंक्शन है वो अपनी जगह पे ही होगा नॉर्मल। जी 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 हम्म। साइड से स्टमक जो है वो ऊपर आएगा तो पैरा एसोफेजियल हाँ, इसलिए कि पैरेलल टू फंडस ऑफ स्टमक स्टमक है। ऊपर आएगा। हाँ, और अगर दोनों प्रॉब्लम हुई हुई है तो टाइप 3 हो जाएगा, और अगर और भी कंटेंट आया है स्टमक के अलावा, कोई इंटेस्टाइन आ गया, ओमेंटम आ गया, कोई चीज़ ऊपर आ गई है, तो दैट इज टाइप 4। अब टाइप 1 में क्या प्रॉब्लम होगी, जर्ड वाली प्रॉब्लम होगी, पीछे हमने रिस्क फैक्टर्स में पढ़ा था, जर्ड के हाइटल हर्निया हो जाएगा। तो टाइप 1 में जर्ड वाला प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो सारा लोअर एसोफेजियल का स्फिंक्टर का प्रेशर था डायफ्राम का, उसके ऊपर सारा रोल था वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अगर 2 3 4 है तो स्टमक ऊपर आया हुआ है। अब स्टमक जब भी ऊपर आएगा तो सारे कंटेंट जो भरना होता है, फूड कंटेंट जो हम खाते पीते हैं, वो स्टमक में जाके भरता है, और अगर स्टमक भर रहा है तो इट मीन्स थॉरैक्स में तो कोई जगह नहीं है उसके पास। एब्डोमेन के अंदर तो जगह थी, वो भरता होता था, खाली हो जाता था। थॉरैक्स के अंदर कोई जगह नहीं, टाइट स्पेस है, ऐसा ही है ना। तो अगर वो भरेगा तो किसी ना किसी चीज़ को साथ जो है वो कंप्रेस कंप्रेस करेगा। करेगा, तो उसमें कंप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, डिस्फेजिया होगा, थोड़ी उसको ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है, एब्डोमिनल फुलनेस हो सकती है, इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी उसको। अगर भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं तो फिर फर्दर होगा। कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप हो जाएंगी, वही जर्ड की वजह से क्या हो रहा था, अगर जर्ड हो रहा है तो और स्टमक ऊपर आया हुआ है, अल्सरेशन हो सकती है, अल्सरेशन की जैसे एनीमिया हो सकता है। अच्छा, वॉल्वुलस हो सकता है, जो स्टमक का पार्ट ऊपर आया हुआ है वो अपने गिर जो है वो
टर्न अराउंड कर जाए, तो उसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इस्कीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, सेप्सिस हो सकती है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती मैंने हैं। एक बात अब पूछनी है सिंपल सा उसका डायग्नोसिस है जी। कि अगर एक सिनेरियो आता है और उसमें मतलब यूजुअली ये फीचर जो है ओवरलैप करते हैं ना, जिस तरह हियाटल हर्निया की वजह से जर्ड हो सकता है, सिमिलरली जर्ड की वजह से बैरेट्स हम्म एसोफेगस होता है, तो फिर हम जब डायग्नोसिस लिखते हैं तो क्या हम कोई लंबी सी स्टेटमेंट लिखते हैं कि बैरेट एसोफेगस ड्यू टू दिस या हियाटल हर्निया कॉजिंग दिस, क्योंकि मतलब चीज़ें तो ओवरलैप हो रही है ना सबकी इनकी। लेकिन अगर उसमें फीचर्स दिए हुए हैं हाइटर हर्निया के, उसने कोई इन्वेस्टिगेशन दे दी है ऐसी कि एक्सरे के ऊपर जो है वो एयर थॉरैक्स में नज़र आ रही है, आपको मिडिस्टेनम के अंदर एयर नज़र आ रही है, एयर बबल्स हैं, तो इट मीन्स कि उसने डायग्नोसिस आपको दे दिया हाइटर हर्निया का। ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ है तो फिर आप स्पेसिफिक डायग्नोसिस पे जाओगे। अदरवाइज सिर्फ हार्ट बर्न है, रिगर्जिटेशन क्या थोड़े है, थोड़ा उसके मुंह में सिम्ट वो आ रही है, टेस्ट चेंज हो रहा है, इस तरह की कोई सिम्टम्स हैं, कफ है थोड़ी बहुत, तो फिर आप सिर्फ जर्ड की तरफ रहोगे। और बैरेट्स इसोफेगस आप क्लिनिकली तो डायग्नोज कर नहीं सकते, एटलीस्ट वो बायोप्सी। बायोप्सी के ऊपर कुछ ना कुछ बताएगा आपको कि उसने उसको हेमोकोलमनर एपिथेलियम का मेटाप्लेसिया देख लिया या कुछ इस तरह का देख लिया, तो यूजुअली आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस देना होता है, तो जर्ड क्लिनिकल डायग्नोसिस बनेगा। ठीक है ना, कोई हाइटल हर्निया को आप क्लिनिकली जो है वो डायग्नोज इतने आसानी से सस्पेक्ट कर सकते हो, डायग्नोज नहीं कर सकते हो। अगर उसने फीचर दे दिया कोई, जिस तरह मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन पे, जिस तरह बायोप्सी पे उसने दे दिया कि बैरेट्स इसोफेगस का कोई फीचर, जी। तो आप लिख दो। अब बैरेट्स इसोफेगस ड्यू टू जर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैरेट्स इसोफेगस और किसी वजह से होता है। नहीं, लेकिन जिस तरह मैं इस सेंस में पूछ रही थी, जिस तरह आप ये हर्निया की हम बात कर रहे थे, अब इसकी भी टाइप 1 में डिस्फेजिया हार्टबर्न वगैरह होता है, व्हिच कुड बी पॉसिबली ड्यू टू अगर जर्ड ना। आपने हाइटल हर्निया अगर आपने हाइटल हर्निया लिख दी है, तो उसमें जर्ड के सिम्टम्स होंगे ही होंगे, वो प्रेजेंट जर्ड के सिम्टम्स के साथ ही कर रहा हो। तो अगर हाइटल हर्निया लिख लिया तो दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी डिजीज है जिसके अंदर वन डिजीज एक कंडीशन जो है वो काफ़ी सारी कंडीशन से हो रही है, लेकिन उस क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि ये वाली अब किसी एक उसके कॉज की तरफ वो कर रहा है, लीड कर रहा है आपको, तो फिर आप उसमें लिख सकते हो कि दिस ड्यू टू कॉज बाय दिस, उसमें आप लाइन लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, थैंक यू ठीक है, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ होता है, दिस कॉज बाय दिस। ठीक है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज ड्यू टू फलाना, इस तरह ना वो आया होता है, या लेफ्ट हार्ट फेलियर ड्यू टू दिस कॉज, या आई भी होती हैं चीज। वो मेडिसिन से रिलेटेड है। खैर, इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, एक्सरे करवाया आपने, तो एक्सरे में क्या नजर आएगा, एयर इन द पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। एयर नहीं होती है एसोफेगस के अंदर, एयर स्टमक के अंदर होती है, जो स्टमक के अंदर बबल नजर आ रहा होता है आपको एक्सरे के ऊपर। तो अगर वो वाली एयर ऊपर आ गया तो इट मीन कि स्टमक भी ऊपर आया हुआ है। बेरियम स्वालो करवाएंगे तो उसमें तो साफ पता लग जाएगा, बे जो है वो जाके कहाँ फिलअप होगा सारा, मीडियस्टेनम के अंदर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा ना, एसोफेगस के अलावा आपको एक चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। एंडोस्कोपी करवा लेंगे, एंडोस्कोपी पे सारा नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा ट्रीटमेंट क्या है। अगर तो सिम्टम्स नहीं है तो आपने टाइप 1 में जिस तरह सिम्टम्स अगर नहीं आ रहे जर्ड के, तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्रीट करने की उसको। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट काम कर रहा है तो वही 8 वीक्स पीपीआई देंगे उसको। और अगर टाइप 2 3 या 4 है तो उसमें क्योंकि कंप्रेशन वो होना शुरू हो जाएगा ना, कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाएंगे, और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी हायर होते हैं, तो फिर उसमें ऑपरेटिव रिपेयर करते हैं ओपन करके। और जिस तरह हमने हर्निया का पढ़ा था, जो कंटेंट होंगे उनको उनकी ओरिजिनल कैविटी की तरफ कर देंगे, और जो डिफेक्ट है उसको हम फिल कर देंगे बाय सुचरिंग। नेक्स्ट एसोफेजियल डायवर्टिकुलर। डायवर्टिकुलर की क्या डेफिनेशन थी, आउट पॉचिंग हो जाती है किसी भी जो है वो ट्यूबुलर सरफेस की। उसमें ट्रू डायवर्टिकुलर थे और फॉल्स डायवर्टिकुलम थे। ट्रू डायवर्टिकुलर कौन से थे, जिसमें सारी उस मेम्ब्रेन होती ट्यूब की सारी लेयर्स है, सारी इन्वॉल्व हों। लेयर्स होती हाँ, और अगर उसमें से कोई एक आधी लेयर इन्वॉल्व है तो वो हमारे पास सूडो डायवर्टिकुलम या फॉल्स डायवर्टिकुलम बन जाएगा। फेमोरेंजियल पाउच इज अ सूडो डायवर्टिकुलम, ज़ेंकस डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। ये हमारे पास होती है कीलियन डिहाइसेंस बिटवीन द
क्रिकोफ्रिंजियस एंड थोरैकोफ्रिंजियस मसल। ये पार्ट जो होता है ये हमारे पास वीक होता है। तो अगर इसोफिगस का प्रेशर ज़्यादा है तो ये पार्ट जो है बल्ज आउट करेगा, यूजुअली ओल्ड एज में करता है। तो इसमें होगा क्या, एक तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और जब फूड पार्टिकल्स अकोमुलेट होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, फर्मेंटेशन के चांसेस हो जाते हैं, बैक्टीरिया उसके ऊपर वर्क करते हैं, वो जो है स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर से। ठीक है, तो बैड ब्रेथ होगी, हेलिटोसिस जिसको हम कहते हैं इसमें, और उसी तरह कफ हो सकती है नाइट टाइम के अंदर खास तौर पे उसको, और रिगर्जिटेशन ऑफ कंटेंट्स होगी, और उसके जो टेस्ट चेंजेस हैं वो होंगी। पेन जो है यूजुअली इसका नहीं होता फीचर, क्योंकि इसमें पेनफुल कंडीशन नहीं है, डिस्फेजिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा फूड नीचे तो जा रहा है, सिर्फ उसमें जो अकोमोडेट हुआ हुआ है थोड़ा सा, वो ये सारी प्रॉब्लम काज कर रहा है। तो एंडोस्कोपिकली या एक्सटर्नली जो है इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है पाउच को, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। मिड इसोफेजल डायवर्टिकुला एंड एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुला, ये डिफरेंट उनकी जो लोकेशन है उसकी बेसिस पे है ये, और कोई इसमें खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, या अगर आप करना भी चाहते हो तो एक्सीजन कर सकते हैं एंडोस्कोपिकली भी एंड एक्सटर्नली भी। उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम्स कर लेने आपने जस्ट इनके। एक्लेजिया क्या होता है जी? एक्लेजिया जो है वो एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। ठीक है, फंक्शनल डिसऑर्डर मींस कोई इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन स्पेसिफिकली प्रेजेंट नहीं है, जस्ट जो मोटिलिटी है एसोफेगस की वो ख़राब है। वो मोटिलिटी क्यों ख़राब है? क्योंकि इसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया हुआ है। ठीक है, हाइपरटोनिक लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कह लो इसको एक तरह से। और पैथोफिजियोलॉजी इसकी है पीछे, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? मिडिल एज्ड वुमेन में इसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है, बाकियों में भी हो सकता है। मिडिल एज कौन सी होती है? 40-50, ये मिडिल एज है। ठीक है, 50 अबव जो है वो ओल्ड एज में आ जाता है, वैसे 40 to 50 मिडिल एज है इसके अंदर, और फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है। इसमें आपके पास सिनेरियो जो आएगा उसमें प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा फ्रॉम सॉलिड टू, सॉरी, पहले लिक्विड्स को और फिर सॉलिड्स को जो है डिस्फेजिया होगा। ठीक है, या दोनों को साथ साथ होगा, सॉलिड्स को भी और लिक्विड्स को भी। इसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है इसोफेजियल कार्सिनोमा से। तो इसोफेजियल कार्सिनोमा के अंदर प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा, साथ कार्सिनोमा वाले फीचर्स होंगे, वेट लॉस और वो सारी चीज़ें, लेकिन उसमें जो डिस्फेजिया वो प्रोग्रेस करेगा फ्रॉम सॉलिड्स टू लिक्विड्स। उसके अंदर एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेगी? पहले बड़ी चीज़ों को रोकेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छोटी चीज़ों को भी रोकना शुरू कर देगी। पहले सॉलिड्स को रोकना शुरू करेगी और उसके बाद लिक्विड्स को भी रोकना शुरू कर देगी। उसमें यूजुअली ओल्ड एज होगी, उसमें जर्ड का और सारी प्री डिस्पोजिशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये चीज़ें ये प्रेजेंट होंगी। वेट लॉस होगी। एक्लेजिया के अंदर भी वेट लॉस हो सकता है। क्यों हो रहा है वेट लॉस? किसी भी पेशेंट को डिस्फेजिया होगा तो इट मीन्स कि खाना पीना उसका कम हो जाएगा, अंदर जाना भी कम हो जाएगा, तो उनमें वेट लॉस हो सकता है। तो डिफ्रेंशिएट आपने फिर सारी चीज़ों को देखते हुए करना है, एज को, जेंडर को, डिस्फेजिया किस टाइप का हो रहा है, और साथ कोई वेट लॉस वगैरह, प्रोमिनेंट वेट लॉस है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या काफ़ी अरसे बाद जो है वो वेट लॉस हो रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ों पे करना है। बाकी और भी होंगे डायग्नोसिस पे। बर्ड बीक साइन मिलेगा। बर्ड बीक साइन का क्या मीनिंग है? जो लोअर एंड ऑफ द